गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय और आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए VVU से जितने भी रिलेटेड नोट्स है वो सारी फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। अब आज का क्लास जो होगा वो सेमेस्टर 1 का मेजर और माइनर की क्लास होगी और सो भी इंपॉर्टेंट आंसर यानी क्वेश्चन सीरीज जो आज की क्लास की फर्स्ट क्लास होगी। जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है इंपॉर्टेंट की वो आज लेक्चर फर्स्ट होगा और मैं आप लोग को बेटर से बेटर अच्छा बनाने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए। और एग्जाम सर पे है, अब आप लोग क्या बोलते हैं, जो खेल रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो आवारागर्दी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो उसको हटाइए, अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये आपका सेमेस्टर 1 का मेजर और माइनर पेपर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आपका एग्जाम में रिपीट होता है और रिपीट होता है तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है इस बार भी कर दे। एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो समझेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें, यानी भूगोल। भूगोल क्या है आप लोग सबको पता है कि भूगोल मतलब भू मतलब धरती और गोल मतलब गोल, यानी धरती गोल है। आज उसी का क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे यानी ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर उसका क्षेत्र है क्या, ज्योग्राफी आया कैसे, भूगोल के जनक कौन है या इसके बारे में क्या क्या जानकारी है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा परिचय हम लोग समझते हैं। भूगोल का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन प्राचीन यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन यूनानियों द्वारा, जिन्होंने भूगोल को एक दर्शन भी विकसित किया था, यानी भूगोल को एक दर्शन बताया था। कौन? यूनानी लोग आया और भूगोल को एक दर्शन बताया। भूगोल शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार ईसा पूर्व यानी 3री शताब्दी में यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने किया था। यानी भूगोल शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे क्लास को अगर आप अटेंड करते हैं तो कॉपी और पेन लेके या पेंसिल लेके जो भी लेके बैठना है बैठिए, ताकि आपका कॉपी के साथ साथ आपके दिमाग में नोट हो जाए। तो भूगोल शब्द का जो पहला प्रयोग किया था वो कौन किया था? एराटोस्थनीज ने किया था। उन्होंने भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो एराटोस्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? तो भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भूगोल का जनक कहे जाने को लेकर भूगोलवेताओं में एक मत नहीं है, मतलब आपस में लड़ रहा है कि भूगोल के जनक हम है, भूगोल के जनक वो है, भूगोल के जनक ये है, मतलब आपस में सब क्या कर रहा है? लड़ रहा है, एक मत नहीं है। लेकिन अधिक स्वीकार्य बात यह है कि यूनानियों विद्वान हेसिटस को भूगोल का जनक माना गया है। यहाँ हेसिटस की जगह में हिकेटियस हो जाएगा, यानी भूगोल का जनक किसे माना गया है? तो हिकेटियस को माना गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखो सब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हिकेटियस ही भूगोल का जनक है, लेकिन बहुत सारा जो विद्वान है वो क्या बोलता है? नहीं, एराटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक कहा गया है या फिर माना जाता है, क्योंकि वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए हम लोग हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या है? विद्वान है, फिलोसोफर है भूगोल के। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल लीटर को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये आप लोग के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है भैया? देखिए जो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल का इतिहास ही से हम लोग शुरू करेंगे। पूछ दिया है भूगोल की प्रकृति, तो कहीं ना कहीं भूगोल को हम लोग जानेंगे और इससे क्या होगा, हम लोग भूगोल को भी समझ लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी डील कर लेंगे। दोनों में आपकी बेनिफिट ही होगी। नेक्स्ट क्या बोला है? भूगोल दो लैटिन शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। तो क्या बोलता है भैया? भूगोल दो लैटिन शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, यानी जियोग्राफी का मतलब जिसमें हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं उसे ही हम लोग जियोग्राफी कहते हैं शॉर्ट वे में। चलिए अब क्या बोलता है? इस प्रकार भूगोल का समान अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी के बारे में हम लोग को बताती है। क्या बोलता है? भूगोल, भूगोल क्या है? भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी देती है। जिसमें हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं वही भूगोल कहलाता है, वही ज्योग्राफी कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और एग्जाम के लिए भी। दूसरे शब्दों में भूगोल मोटे तौर पर सभी भौतिक और मानवीय घटनाएं और ऐसी अंत क्रियाओं द्वारा निर्मित परिदृश्यों की अंत क्रिया का अध्ययन है। मतलब कि देखो जितने भी घटना हमारे पृथ्वी पर घटती है वो सब भूगोल है, यानी प्राकृतिक घटना भूगोल है, मानवीय घटना भूगोल है। तो वो सब घटना जो पृथ्वी पर घट रही है वो सब भूगोल है। क्या बोलता है? भूगोल में हम लोग पढ़ते कहाँ है कि इस बारे में हम यह है कि मानव और प्राकृतिक गतिविधि कैसे, क्यों और कहाँ होती है, यानी मानव और प्राकृतिक जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है। अगर आपको ज्योग्राफी कैसे, कहाँ, क्यों, यही तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीएस में, या फिर ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो। तो मतलब इसी को हमको पढ़ना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ। ये सब जो जानकारी है आपकी भूगोल की जानकारी है। आपस में वैज्ञानिक लोग लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ना हम बनेंगे जनक, हम बनेंगे जनक। तो लास्ट में क्या बोला गया है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है और सम्मान भी लेता है कि ना यही हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे भूगोल की प्रकृति। क्या बोलता है? भूगोल की प्रकृति स्थिर नहीं है बल्कि अत्यधिक गतिशील है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। आकाश को गंगा से अलग किए थे ना, ठीक उसी तरह भूगोल की प्रकृति भी स्थिर नहीं है, गतिशील है, गति करते हुए उन लोग आगे बढ़ रही है। भूगोल की प्रकृति भौतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण दोनों है भैया। इसमें हम लोग भौतिक पर्यावरण को भी पढ़ेंगे और मानव पर्यावरण को भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भौतिक भी आपके भूगोल को प्रगतिशील बना रहा है और मानव भी आपके भूगोल को प्रगतिशील बनाए रख रहा है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ भूगोल का अर्थ और दायरा नाटकीय रूप से बदल गया है। इस प्रकार यह प्रकृति और मानव संबंध के एक एकीकृत अध्ययन से संबंधित हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बदलते समय के साथ साथ प्राकृतिक जो सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पृथ्वी में, कहीं ना कहीं उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मानव और ये इसको प्रकृति का जो संबंध है आपस में स्थापित हो गया, मजबूत स्थापित। वो संवारेगा, हम बिगाड़ेंगे। मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है और प्रकृति पर मानव की छाप होती है। क्या बोलते हैं? देखिए मानव
प्रकृति का अभिन्न अंग है। मतलब हम लोग जो क्या है, प्रकृति के अंग हैं, लेकिन प्रकृति पर मानव की छाप होती है। प्रकृति ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। इसकी छाप भोजन, वस्त्र, आवास और व्यवसाय पर देखी जा सकती है। मनुष्य ने अनुकूलन और संशोधन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ समझौता कर रहे हैं। यानी हम लोग जो भी हम लोग को उपलब्ध है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उससे हम लोग खेल कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति को धोखा दे रहे हैं। कांट एक तो कौन है, जियोग्राफिकल है। कांट के अनुसार प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ने भूगोल को पृथ्वी का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। कांट क्या बोला भैया, भूगोल को पृथ्वी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। भूगोल की नवीनतम और व्यापक परिभाषा रिचर्ड हर्टस्टोन ने 1950 में प्रकाशित अपने पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में दी थी। क्या दी थी भैया, उनके अनुसार भूगोल का संबंध पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील लक्षणों का सटीक, व्यवस्थित और तर्क संगत विवरण और व्याख्या प्रदान करने से है। कहीं ना कहीं हम लोग सटीक लक्षण प्रदान करते हैं। पृथ्वी में क्या बोलता है, देखिए परिवर्तनशील लक्षणों का है, तो कहीं ना कहीं जो भी पृथ्वी पे परिवर्तन हो रही है, जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी किनका है, तो उसमें भागीदारी हम मानव का है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। 1965 में एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन के अनुसार यह पृथ्वी के सतह पर स्थानिक वितरण और अंतरिक्ष संबंध का अध्ययन है भैया। मतलब हम लोग पृथ्वी और अंतरिक्ष के संबंध के बारे में जानकारी देते हैं। कौन, एडवर्ड ऑगस्टस। कब, 1965 में। ये क्या बोले भैया कि पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो भूगोल को जाता है। भूगोल में हम लोग वही करते हैं, पृथ्वी और अंतरिक्ष को जोड़ने का कोशिश करते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि ये प्रकृति से जो भी संसाधन है भूगोल का, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। विचार क्या है, विमर्श क्या है, इनके जनक कौन है, इनकी किनकी लिखी हुई किताब है, कौन क्या बोला है, वो आप लोग को लिखना होगा। दिमाग में ये नहीं हटेगा। बस खाली आप लोग को ये जानना है कि इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखिए भूगोल की शाखाएं क्या क्या है, तो दो गो शाखा है भैया। पहला हो जाएगा भौतिक मशीन और दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। अब देखो भौतिक भूगोल मतलब हो जाएगा प्रकृति जितना भी घटना घटता है पृथ्वी पर, और मानव जो घटना मानव द्वारा घटाया जाता है। तो के गो घटक है भूगोल का, दो गो घटक है। कौन कौन, एगो भौतिक भूगोल, एगो मानव भूगोल। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर भौतिक भूगोल देखने को मिलती है, यानी प्रकृति घटना जो भी होती है जिसको हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे भौतिक भूगोल। और जिसमें मनुष्यों के द्वारा परिवर्तन की जानकारी हम लोग को मिलती है उसे कहेंगे मानव भूगोल। ये आंसर इसका छोटा होगा क्योंकि इसमें मतभेद है। देखो जिस प्रकार हम लोग इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक इसी तरह भूगोल को भी अन्य पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। तो हम लोग वास्तविक में क्या पढ़ते हैं, एक ठो मानव भूगोल, एक ठो भौतिक भूगोल, फिजिकल और पॉलिटिकल। यही 2 भूगोल हम लोग को आधुनिक जीवन में पढ़ना है और इसी से ही क्वेश्चन आती है सबसे ज्यादा। या फिर भौतिक से दे दे, कौन से नदी कहने निकल लो, कहाँ जाके मिल लो, भौतिक भूगोल। कौन सा राज्य, कौन सा देश कब बना, मानव भूगोल। चलिए ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कौन सा राइटर कौन किताब लिखा, किसको क्या जनक बोला गया, किसके अनुसार भूगोल का अध्ययन कैसे किया गया, वही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में ये आपका आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वायुमंडल के, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वायुमंडल के विभिन्न परतों की बनावट
और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कहीं ना कहीं हम लोग एटमॉस्फेयर की जानकारी को लेंगे। देखिए क्या बोलता है वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के अन्योन्याश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। तो कहीं ना कहीं भौतिक क्रिया हो गया भैया वातावरण। एक ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गैसों की परतों से वातावरण बनता है। वातावरण कैसे बनेगा? तो ग्रह, तो ये ग्रह कौन बनाया? तो ये ग्रह भौतिक यानी प्राकृतिक बनाया। हवा, हवा इंसान बनाया? नहीं, हवा प्राकृतिक बनाया। खगोलीय पिंड के चारों ओर गैसों, गैस कौन बनाया? तो हमारा प्राकृतिक बनाया। तो वही बोलता है भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटक है। तो भौतिक यानी फिजिकल। तो ये सब कौन कर रहा है? तो प्रकृति के माध्यम से ही वातावरण का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके संगठन को देखते हैं। क्या बोलता है पृथ्वी का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? तो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। उसके बाद अन्य जो दूसरे गैस है वो 1%। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। अब देखिए क्या बोलता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग डिनोट करते हैं N2 से। किससे? N2 से। यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। हम लोग पढ़े कि 78% यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक। पृथ्वी पर जो भी जिंदा है भैया सबको नाइट्रोजन की जरूरत है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? तो नाइट्रोजन पाया जाएगा। कितना परसेंट? तो 78%। और सभी जीवों के लिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या भैया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबको पता है, O2 से डिनोट करते हैं इसे। मनुष्य और जानवर सांस लेते हैं। कहा लेते हैं भैया? सांस लेते हुए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब जब भी हम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हर पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। अब हम लोग सांस लिए तो सांस में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन देख लिए कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन 21%। अब बच गया अन्य गैस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बोलता है? यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और ज्वलन से आती है। अब कहीं ना कहीं कुछ आप जला दिए तो कहीं ना कहीं जो जला और उससे जो गैस उत्पन्न हुई, जो जला और उससे जो गैस निकली उसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ये गैसें तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं द्वारा परिभाषित वायुमंडलीय परतों में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये CO2 ये आ जाएगा 1% जो अदर गैस है उसमें। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों को। यहां से आपकी जो टॉपिक है यहां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है या फिर होने जा रही है। पहला जो है वो है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल क्या है भैया? इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए क्या बोलता है पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर
कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। अब देखो यहां हम मान के चलिए एक तो हम फिगर बनाते हैं गोल, ठीक है, गोल फिगर बना दिए और ये इसको बीच भाग में बांट दिए, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, समझिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा। चलिए ये भी अच्छी बात है। अब क्या बोलता है, पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग कहीं ना कहीं यहां से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ, मतलब यहां से पूरा 12 किलोमीटर यानी पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभमंडल फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पे अधिक होती है क्षोभमंडल की ऊंचाई। तो क्षोभमंडल कहां, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। तो कितने ऊपर, यानी कि 12 किलोमीटर आप पृथ्वी के ऊपर जाइएगा तो क्षोभमंडल में पहुंच जाइएगा। किसी भी प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। साथ ही इसमें लगभग 99% जल वाष्प और एरोसोल, जिसको हम लोग वायुमंडल में निलंबित ठोस या तरल कण भी शामिल है। अब देख भैया, जितना जितना आप पृथ्वी के ऊपर जेते जाइएगा उतना उतना आप लोग को सांस लेने में दिक्कत होते चले जाएगा। आप लोग को पता है कि आसमान में, अंतरिक्ष में सांस हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोग लेके जाते सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर जेते 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 ऐसा समय आएगा कि सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। तो यही क्षोभ मंडल तक हम लोग को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सकती है। जो भी जानवर हो या मनुष्य हो, जितने भी जीवित लोग हैं, सबको यही क्षोभ मंडल तक ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है, जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। चलिए देखते हैं और क्या बोलता है। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटते जाता है। हमको पता है भैया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे अधिक ठंडा वाला इलाका है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाइएगा तो आपका तापमान भी घटते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा, यानी 90 डिग्री आपका तापमान बर्फ हो जाएगा। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है ट्रोपोपोज कहा जाता है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, अच्छे से समझिएगा। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। क्षोभ मंडल से जितना जितना आप ऊपर जाइएगा तो आपका टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है ट्रोपोपोज कहलाती है। मतलब कि पृथ्वी से ऊपर आप गए और टेम्परेचर कम हो गया, जहां आपका टेम्परेचर कम होता है उसी इलाकों को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज कहेंगे। पृथ्वी का अधिकांश मौसम में घटनाएं यही होती है। जितने भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं सब कहां होगा, वो सब क्षोभ मंडल में होगा। एवं अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सारी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डीपली क्लास मैं लूंगा। क्षोभ मंडल का कम से कम 1 दिन का लेक्चर होगा, समताप मंडल का 1 दिन का लेक्चर होगा, विथ फिगर विथ मैप। हम लोग फिगर और मैप के साथ समझेंगे। अभी एग्जाम सर पे है, इसीलिए हम लोग को उतना डीपली चलना नहीं है। बस जो क्वेश्चन में बोलते जा रहा है उसी का आंसर हम लोग को देते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलता है समताप मंडल, पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर जब आप जाइएगा तो आप समताप मंडल में पहुंच जाइएगा। और समताप मंडल में पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। और समताप मंडल को ही पृथ्वी की ओजोन परत के रूप में जाना जाता है।
अब क्या बोलता है, इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि क्षोभ मंडल में क्या था, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपका टेम्परेचर कमता जाएगा। ठीक उसी तरह समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपका तापमान बढ़ते जाएगा और यही समताप मंडल को ओजोन मंडल इसी के बीच में कहीं ना कहीं स्थित है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है, यहाँ बादल भी नहीं होगा और कोई मौसमी घटना यहाँ नहीं घटेगा। लेकिन ध्रुवीय समतापीय मंडल भारत बादल मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं, कभी कभी सबसे निचली स्तर एवं सबसे ठंडी एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं। अब कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जब आप ध्रुव की तरफ जाइएगा तो आपका जो तापमान है वो कमता जाएगा, यानी कम होते जाएगा। तो ऐसा समय आएगा कि आप सिकुड़ जाइएगा। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। मतलब कि जेट विमान कहां तक हाईएस्ट उड़ सकता है, तो समताप मंडल तक उड़ सकता है, उसके अलावा उसके ऊपर नहीं उड़ सकता है। चलिए क्षोभ मंडल देख लिए, ऊपर जो भी टेम्परेचर कमता, समताप मंडल ऊपर जो भी टेम्परेचर बढ़ता, यहीं पर तो जहाज चलता। नेक्स्ट बोलता है मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं। अब मध्य मंडल क्या है भैया, पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर दूर, यानी समताप मंडल से ऊपर 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होते जाता है। हम बताए थे और बताएंगे जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे, जितना जितना आप ऊपर जाइएगा उतना उतना आप जड़ाते जाइएगा, यानी ठंडाते जाइएगा। क्या करें, ठंडा गल रे। हाँ, अगर जहिया तू ठंडा हो भी तहिया तू समझ ले ध्रुव पर पहुंच गली, ठंडा होते जाता है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने। अब देखो क्या बोलता है, समझो। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसकी औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -85 डिग्री सेल्सियस है। यानी मध्य मंडल के ऊपर अगर आप जाते जाइएगा तो सबसे अधिक जो मिलेगा आपको माइनस में 85 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका तापमान माइनस में चला जाएगा, यानी सबसे अधिक ठंडा लगते चला जाएगा। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडल परत में जलते हैं। अब देखो भैया, समताप मध्य मंडल में ही सबसे ज्यादा उल्कापिंड जलते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्य मंडल तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि जेट विमान कहां तक, समताप मंडल तक, लेकिन रॉकेट कहां तक, मध्य मंडल तक पहुंच सकते हैं। समताप मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोल रहा है, समताप मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोटोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोटोपोज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, तापमंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। थ्योरी जब मैं क्लास लूंगा तो बहुत डीप पढ़ूंगा और उस समय आप लोग को कॉपी पेन पेंसिल कट पेंसिल जो भी लेके बैठना है बैठ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, तापमंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसका सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। तो कहीं ना कहीं 80 से लेकर के 700 मीटर तक ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। क्या बोलता है, क्योंकि यह परत सूर्य के बहुत करीब, अब तो सूरज के नजदीक चल गई, यह परत सूर्य के बहुत करीब है। यह 2000 डिग्री सेल्सियस यानी 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान तक पहुंच सकती है। जल जाएगा, ये वहां पहुंचेगा कि जल जाइएगा।
ठीक है। इस परत में यहाँ पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जल वाष्प दोनों से मुक्त होते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम को लेके इसकी क्लास ले रहे हैं। डीप नॉलेज अभी लेना बाकी है, डीप नॉलेज अभी देना बाकी है। मैं क्या बोला हूं कि हर एक मंडल का, हर एक दिन का लेक्चर एक दिन का होगा। अब क्या बोलता है नोट, औरोरा बोरेलिस क्या है, औरोरा बोरेलिस और औरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये सब हमारा नॉर्दर्न लाइट और सॉदर्न लाइट यहां देखे जाते हैं। अब देखो औरोरा बोरालिस कहाँ, नॉर्थ में, और औरोरा ऑस्ट्रेलिया कहाँ, आपका साउथ में, यानी बोरालिस नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलियाइस साउथ में। ये दो जो देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। और कौन से मंडल में, तो इसे तापमंडल में देखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। देखो बार बार बोल रहा हूं, डीपली नॉलेज अभी बाकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ताकि आप लोग पढ़ के आंसर खुद से लिख सके। तनी सुन भी समझना है, तनी सुन भी समझना है। आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसी मंडल में परिक्रमा करता है। कौन मंडल में, तो ताप मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन। चलिए अब देखिए आयन मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल क्या है, यह एक अलग परत नहीं है, यह एक अलग परत नहीं है जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य परतें हैं। इसके बजाय आयन मंडल मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। यह वातावरण का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा है एवं यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता है और सिकुड़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये सूर्य से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है और इसी के आधार पर वो बढ़ता और घटता है। ये कौन सी मंडल हुई, ये आयन मंडल हुई। अब चलिए देखिए बाह्य वायुमंडल क्या है, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग बड़ी ऊपर चल गई, तो एकदम बड़ी ऊपर, बड़ी ऊपर 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपर चल जाओ तो एकदम सबसे ऊपर, तो वहां कहां पे भी, तो वहां पर भी बहिर्मंडल यानी बाह्य वायुमंडल। खत्म, पृथ्वी खत्म वहां, अगर बात तो पृथ्वी भूल जो, तो उसी को हम लोग कहेंगे बाह्य वायुमंडल। अब सर इसका महत्व क्या है, आखिर मंडल का रहने का महत्व क्या है, हमारे वातावरण में इतने सारे जो मंडल है इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट रे जो होती है यूवी, उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन होती है, भूकंप भूकंप जो आता है, जो जलवायु में जो परिवर्तन होती है, तो कहीं ना कहीं उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या बोलता है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, वो जो टेम्परेचर रहता है वो इक्वल रहता है और जल चक्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठंडा गर्मी बरसात, ठंडा गर्मी बरसात, ठंडा गर्मी बरसात, हम लोग जो एक चक्र घूम रहा है ना, वाटर साइकिल जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो वो ना कहीं उसको भी प्रमुख भूमिका निभाने में हमारी इतने मंडल काम करती है। देखिए दोस्तों बार बार मैं आपको बता रहा हूं, JH एग्जाम्प्लेक्स, JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। क्यों, ताकि आप लोग इससे जुड़ सके और फ्री में आप लोग तैयारी कर सके। आपकी भविष्य बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, वो भी फ्री में, बिना कोई रुपए पैसा का। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग क्वेश्चन आप लोग को एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपकी जरूर आएगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास से और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।